ये सब आप बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका होना आवश्यक है अगर आप वापस इंडिया में आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज, इंटर्नशिप ऑफ 1 year ड्यूरेशन, शेड्यूल 1 of the regulations to be followed for all subjects to be covered for internship as well as the curriculum, registration to be followed mandatorily after completion of your course, and license to practice should be there. Uske baad the next step is then you are eligible to come back to India, and then you have to appear for your foreign medical graduate examination. Hello dear students, I Priya Malhotra welcome you all back to our channel. जैसा कि आप सब जानते हैं नीट का एग्जाम हो चुका है और इस साल 2024 में करीबन 24 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट के एग्जाम में बैठे हैं। और ये तो आप सबको पता होगा कि इंडिया में सीट्स कितने हैं। तो ऐसे में क्या ऑप्शन हमारे सामने आता है, वो है MBBS अब्रॉड। बट जब हम MBBS अब्रॉड की बात करते हैं, हमारा सबका एम जो है वो तो एक ही है कि हमें इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है एज अ डॉक्टर। और इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमें जो यूनिवर्सिटी और जो कंट्री चूज करनी है वो NMC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज इंडियन एयरफोर्स, एक्सपर्ट ऑन क्वालिटी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन। तो आज सर हमें डिटेल में बताएंगे NMC गाइडलाइंस के बारे में। सर वी वेलकम यू। थैंक यू प्रिया जी। ग्रीटिंग्स ऑल स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो नीट के एग्ज़ामिनेशन में बैठे हैं उनके पास क्या क्या विकल्प हैं, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि नीट एग्ज़ामिनेशन हमारे लिए एक इस तरीके का एग्ज़ाम हो गया है कि अगर आर या पार, हम नीट एग्ज़ामिनेशन पास नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, नीट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज में हम अपनी इसकी फ़ीस जो है अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर योर ऑप्शंस, and one of the very important options that you have got in front of you is going abroad for your MBBS education. लेकिन इसके बारे में हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, और केयरफुल रहने के लिए हमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र में रखना पड़ेगा जब हम मेडिकल कॉलेज या कंट्री चूज़ करते हैं। पहले हिस्टोरिकली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता था वो सारे मेडिकल कॉलेज वेरियस कंट्रीज़ में उनको एक एम्पैनल करके रखता था, लेकिन जब से नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 में बना है तब से उन्होंने ये विकल्प हटा दिया है। अब सारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स टू select the right university for themselves. It becomes a difficult task, but NMC has made it easier by laying down certain rules and regulations. One of the regulations that they have laid down is dated 18 November 2021, which is called Foreign Medical Graduate Licensing Regulations. तो इसमें क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो हर पेरेंट को और हर स्टूडेंट को ध्यान में रखना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले भी नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ रेगुलेशन निकाले थे अप्रैल 2019 में। उस रेगुलेशन के तहत आपको नीट में क्वालिफाई करना अनिवार्य है अगर आप बाहर जाना चाहते हो MBBS की एजुकेशन करने के लिए। तो सबसे पहला जो रेगुलेशन है वो ये है कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, और नीट क्वालिफाई के मतलब हुए कि जो भी आपका परसेंटाइल है आपकी कैटेगरी के हिसाब से जिसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो, उस साल में जो रिजल्ट आता है वो आपको करना है। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो नीट के रिजल्ट्स हैं, ये अप्रैल 2019 में बोला था उन्होंने कि नीट के जो रिजल्ट्स हैं वो बाहर में एजुकेशन करने के लिए 3 साल तक फॉर 3 years तक ये वैलिड रहेंगे। दे विल बी वैलिड फॉर 3 years, सो योर नीट स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years। तो ये दो चीज़ तो प्री क्वालिफिकेशन हो गई कि ये दो चीज़ों की तो ज़रूरत है हमारे लिए, हमारे पास। नीट क्वालिफाइड
and NEET results will be valid for 3 years for going abroad for medical education. अब हम आते हैं जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस के ऊपर जो उन्होंने रेगुलेशन निकाला है 18 नवंबर 2021 पर, वो क्या बोलता है। ये सब आप बड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका होना आवश्यक है अगर आप वापस इंडिया में आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वो क्या रेगुलेशन है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जो कोर्स ड्यूरेशन है, जो MBBS का कोर्स ड्यूरेशन है, वो होना चाहिए कम से कम 54 मंथ्स, मतलब कि 54 महीने, कम से कम इतना होना चाहिए। नंबर 2, इस कोर्स का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है मतलब कि किस भाषा में, किस लैंग्वेज में ये होना चाहिए, इसका भी उन्होंने विस्तार से बोला है कि ये जो है ये होना चाहिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि ये जो कोर्स खत्म होने के बाद आपका 1 साल इंटर्नशिप होना चाहिए। इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर। चौथा, जो आपकी कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप एज पर सब्जेक्ट्स गिवन इन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 जो 18 नवंबर 2021 के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशंस में जो दिया हुआ है, उसमें शेड्यूल 1 में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स में आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। पांचवा, ये सब होने के बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिस देश में आप अपना स्टडी कर रहे हैं उस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है, ताकि आपको उस देश में भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए। तो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें। कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज, इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, Schedule 1 of the regulations to be followed for all subjects to be covered for internship as well as the curriculum. Registration to be followed mandatorily after completion of your course and license to practice should be there. उसके बाद the next step is then you are eligible to come back to India and then you have to appear for your foreign medical graduate examination, जो कि एज ऑन डेट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कराता है इंडिया में, NBE। ये एग्जामिनेशन अभी तक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, लेकिन इस रेगुलेशन में बोला गया है कि आगे चलकर ये कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल एग्जिट टेस्ट में। नेशनल एग्जिट टेस्ट का मतलब हुआ कि जो इंडिया में बच्चे पढ़ते हैं और जो बाहर पढ़ते हैं सबके लिए ये लागू होगा। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि जब इस साल बच्चे भर्ती होंगे और जब वो लौट के आएंगे तो वो नेक्स्ट तब तक लागू हो जाएगा। वो सबके लिए कॉमन होगा, चाहे आप इंडिया से पढ़ के आए चाहे आप बाहर से पढ़ के आए। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट हैं जो आपको सबको फॉलो करने हैं। यही सोच के आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिएगा कि ये सारे रिक्वायरमेंट वो मीट करता है कि नहीं करता है। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं उसका करिकुलम वो प्रेफर करते हैं कि वो वेबसाइट पे हो और वो नेशनल मेडिकल कमीशन के करिकुलम से मैच करे। तो आप वो भी देखेगा उसका करिकुलम वेबसाइट पे है कि नहीं है, और क्या इसका करिकुलम हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन से मैच करता है कि नहीं करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मद्देनज़र रखते हुए अगर जाएंगे तो मेरे को पूरा यकीन है आप सही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे।
अब सही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये सब तो लाजमी है। कई लोग रजिस्ट्रेशन तक रुक जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो मिल ही जाता है, लेकिन क्या आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस है? ये भी चेक करना पड़ता है कि वो देश में लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है कि नहीं मिलता है। कई बार कई देश ऐसे हैं जो अपने सारे कोर्स को एनएमसी के रेगुलेशन के हिसाब से ढाल लेते हैं, बच्चे को रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं, लेकिन उस बच्चे को वहाँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखने की बात है कि वहाँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है अथवा नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आप कृपा करके उन देशों में अपने बच्चों को मत भेजिए, चाहे भले ही उसकी फीस कम हो। इन सब के बाद मैं आपको आखिर में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी एजेंसी को चूज़ करें तो ये ध्यान में रखें कि वो एजेंसी कितने साल तक ये काम कर रही है, कितने बच्चे उसके थ्रू डॉक्टर बन के और जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने बच्चे अभी उनके करेंटली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या क्या शाखाएं हैं, उनकी क्या क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन कौन लोग उसमें काम करते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनके वहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मदद कर सकें आपके बच्चों की, या आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो हिंदुस्तान में आप किसको अप्रोच करें। तो आप ऐसे ही एजेंसी को चूज़ करिएगा जिसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया जो हैं वो मिल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि एनएमसी के रेगुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है इन्हीं रेगुलेशंस को देखें, और जब आप एजेंसी को सेलेक्ट करते हैं तो जो जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं इस वीडियो में, आप उसी एजेंसी को, उसी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करिए जो यहाँ पर आपके साथ मदद कर सके और स्थायी तौर पर हिंदुस्तान में कार्यरत हो। थैंक यू ऑल वेरी मच। जय हिंद।